Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your maths teacher from Champ Square. In last two live sessions we have finished linear equation in two variable. We have seen all the concepts and we have solved many questions also. Each type question we have solved. तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे. कुछ डाउट है, ऐसे मैं पहले ही बताया था कि इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं कॉन्सेप्ट. If you know, if you arrange the equation, if you form the equation, you got the answer, because solving equation is not difficult. So today we are going to solve, and I have asked you what are the questions you want me to discuss, and I got some question numbers. So today I am going to discuss all these questions, okay? And कुछ मैं खुद से भी एक्सप्लेन करूँगा जो आप लोगों ने नहीं भी पूछा है, जो मुझे को लगा कि I should explain, okay? So the first one, थर्ड वन क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ. ये बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द क्वेश्चन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट. तो बच्चे क्या करेंगे जनरली कि इंटरसेक्टिंग के लिए तो क्या होता है, ये आपको पता होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ऐसा लिखेंगे. उसके बाद ये करेंगे k/3 इक्वल टू -2/1 इक्वल टू ओके 3 बाई, मतलब इसका ज़रूरत नहीं है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो जस्ट 2 इज एनफ. तो इसको k इक्वल टू -6 आ रहा है. तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में 6 है, तो हो सकता है कि 6 को गलती से -6 को 6 लिख दिया हो और ऑप्शन सी मार दे. लेकिन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, फॉर इंटरसेक्टिंग दिस टू शुड नॉट बी इक्वल, मतलब ये नहीं होना चाहिए. तो ये कब हो रहा है इक्वल, जब k -6 हो रहा है. तो k -6 छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लो, ये कभी इक्वल नहीं होगा. ये इक्वल कब होगा, व्हेन k इक्वल टू -6. सो एनी नंबर अदर देन -6 will give you this relation a1/a2 not equal to b1/b2. So option D is correct, okay? So don't confuse and don't think that this is by mistake it's 6. It's purposefully written 6. So generally when they ask when two lines are intersecting, equate first, find the unknown value whatever k, c, p, you find that value and write except this value of p everything is acceptable. means सब के लिए वो यूनिक सॉल्यूशन देगा एक्सेप्ट जो वैल्यू आपको फाइंड हुआ है. तो आई होप ये समझ में आया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये सब क्वेश्चन से ऐसे डरना नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा के वगैरह है तो उससे कोई दिक्कत नहीं. बस आपको इन्फाइनाइट नंबर सॉल्यूशन के लिए होता है कि सारे रेशियोज इक्वल होंगे तो 5/2 कर दीजिए, सॉरी 5/2 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 कर दीजिए, 2/k कर दीजिए, 2k/3k प्लस 4 कर दीजिए. तो उसमें से k का एक रिलेशन आ जाएगा, k में ही वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी. कंसिस्टेंट के लिए क्या बताया था कि या तो ऐसा हो सकता है या फिर एक के ऊपर दूसरा हो सकता है, ओवरलैप कर सकता है. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट देन लाइन्स विल बी. तब बच्चे क्या करते हैं जनरली, ये पढ़ेंगे हाँ ये तो नहीं होगा, दूसरा हाँ ये तो कोइंसिडेंट होता है, तो उसको मार देंगे, आगे का ऑप्शन नहीं देख रहे. आगे का देख लो क्या है, ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो सिर्फ ये नहीं हो सकता है और सिर्फ ये नहीं हो सकता है. तो जब तक आप अच्छे से ऑप्शन को पढ़ेंगे नहीं, गलती होने का चांस है. तो ऑलवेज कंसिस्टेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग भी तो देता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. ऑलवेज इंटरसेक्टिंग भी नहीं बोल सकते क्योंकि कोइंसिडेंट भी देता है. तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट एनी टू ऑफ दिस, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए. तो ये बढ़िया से पहले आप देखें, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही मार्क करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी बच्चे ने ये पूछा था 2x² प्लस XY माइनस 3y² प्लस x प्लस AY माइनस 10 इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस b इंटू x माइनस y माइनस 2 द वैल्यू ऑफ a एंड b आर. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, तो क्या करते हैं, इसको दूसरे कलर का पेज में सॉल्व करते हैं आप, ताकि अच्छे से आपको दिखे क्वेश्चन क्या है.
One second. हाँ तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। तो मेरे पास है क्वेश्चन इसका। तो पहले तो था कि ये 2x², ये था 2x² माइनस 3y² माइनस x प्लस ay माइनस 10 इज इक्वल टू ये सॉरी ये प्लस है, प्लस है x इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2। तो इसमें फाइंड करना है ए और बी को। तो पहले क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, अप जो भी अंदर में है उसको ओपन करते हैं। ये करेक्ट है ना। 2x² माइनस 3y² प्लस xy टर्म भी है, तो प्लस वाई xy टर्म भी है इधर। उसके बाद प्लस x प्लस ay माइनस 10। I hope everything I have written 1 2 3 4 5 6 terms are there, 1 2 3 4 5 6 terms. Okay, now we are going to open this and these two. So this will be 2x² minus 2xy minus 4x plus 3xy, this is plus 3xy 3xy minus 3y² and minus 6y. Correct. Next one is we are going to apply multiply with b, so bx minus by and minus 2b। देखिए कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, दोनों साइड अगर सेम साइन का हो तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और एक्स वाई होगा क्या कैंसिल, नहीं। यहाँ पे 3xy है, यहाँ पे माइनस 2xy है, तो ये xy बन जाएगा, x से कैंसिल। अब बचा गया इस साइड बच गया x प्लस ay माइनस 10, और इधर क्या बचेगा, यहाँ देखिए माइनस 4x और यहाँ पे bx, तो अगर x को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा b माइनस 4, और यहाँ पे b y का टर्म के लिए अगर हम लेंगे y को कॉमन तो माइनस b माइनस 6, और कांस्टेंट टर्म क्या बच गया, सिर्फ 2b, देन इट विल बी जस्ट माइनस 2b। देखिए इधर भी कुछ टर्म है विथ एक्स वाई एंड सम कांस्टेंट, इधर भी कुछ टर्म है विथ एक्स वाई एंड सम कांस्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट द, नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट टर्म। क्या करने वाले हैं, x का कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से y का, तो यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे b माइनस 4 है, तो 1 इज इक्वल टू b माइनस 4, सो b विल बी इक्वल टू 4। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, a इज इक्वल टू माइनस b माइनस 6, वी नो द वैल्यू ऑफ b, सो a इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 10, और b का वैल्यू 4 आ रहा है यहाँ पे, 2b इक्वल टू, so a and b value we have to find, I think somewhere we are going wrong, b should be 5 or minus 5, so can we check once again,
So this is bx okay. So here we are going हाँ. So कोफिशिएंट को करेंगे इक्वेट तो 1 इक्वल टू बी माइनस 4. तो b को अलोन अगर लिखना चाहे हम इस साइड तो b इक्वल टू 1 प्लस 4 दैट इज 5. So b is 5. Once b is 5, what will be a? A will be minus 5 minus 6, that is minus 11. So a is equal to minus 11 and b is equal to 5. So I hope you have understood. You can note it down, pause it and note it down and try to understand. Now we are going to next question, that is what is the next question. We have done this. So 13 says that 13 was very easy. Actually you can do it yourself. I just explained because this type of question I have never explained. So the graph of the equation meets x axis of the point. जब भी बात करें कि x axis पे मीट कर रहा है मतलब क्या है कि मान लीजिए ऐसा है और ऐसा करके कोई लाइन है तो मीट एक्स एक्सिस मीट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे इस लाइन पे क्या बताए थे हम कि y का वैल्यू 0 होता है. इस लाइन पे y का वैल्यू 0 होता है. तो कोई बात नहीं, इस लाइन में y का वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो 4x इक्वल टू -12. सो x इक्वल टू -3. x -3 0 को y लिए हम लोग, y को 0 लिए हैं तो -3, 0 इज द आंसर. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. इफ दे आस्क मीट x एक्सिस मतलब y 0. इफ मीट y एक्सिस मीन्स x 0 पुट करना है. तो -3, 0 इज द आंसर. अगला कौन सा डाउट है? ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इजी हैं. हाँ ये मैं बता देता हूँ, ऐसे किसी ने पूछा नहीं है. ये क्या बोला कि x सैलरी इज हाफ ऑफ y सैलरी एंड if x got 50% rise in his salary and y got 25% rise in his salary, then the percentage increase in combined salaries of both is. बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, एक का अगर 50% और एक का 25% इंक्रीज हुआ हो. तो मान लेते हैं लेट y सैलरी इज y, मान लेते हैं y रुपीज़ है y का सैलरी. तो x का सैलरी क्या हो जाएगा y/2 क्योंकि हाफ है उसका. नाउ यहाँ पे क्या करते हैं इंक्रीमेंट इन x सैलरी. ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जा रहे हैं ना. तो इंक्रीमेंट इन x में क्या होगा कि 50%, तो इसका 50% होगा. तो इसका 50% क्या हो जाएगा y/4. ये क्यों हो जाएगा y/4? मान लीजिए आपके पास 100 है और 50% आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इसका 50% क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करते हैं ना. तो ये नहीं बोल रहे हैं कि इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो रहा है, बस ये बता रहे हैं कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है. तो यहाँ 50 इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये इतना इंक्रीमेंट हो रहा है. होने के बाद क्या हो जाएगा y/2 प्लस y/4 ये हो जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी. लेकिन हम लोग को पूछ क्या रहा है, हम लोग को मतलब सिर्फ है कितना इंक्रीमेंट हो रहा है. तो इंक्रीमेंट इन x ये हो गया. तो ये क्या हो गया, तो इंक्रीमेंट इन x हो गया y/4. तो इंक्रीमेंट इन y का इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, 25% हुआ है. 25% मतलब y/4. तो ये ऑलरेडी y था और सो इंक्रीमेंट भले सैलरी दोनों का जो कम ज़्यादा लेकिन इंक्रीमेंट दोनों का ज़्यादा हुआ है. तो इंक्रीमेंट इन y विल बी व्हाट, ऑलरेडी इसका सैलरी क्या था y और उसका 25% मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो y/4. तो दोनों का इंक्रीमेंट ये हो गया. अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सैलरी. सो परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज बाय ओरिजिनल सैलरी. इंक्रीज कितना हुआ है, एक का, दोनों को बोल रहा है कि दोनों का कितना हुआ है उसका दोनों के ओरिजिनल से. तो पहले तो y था एक का,
एक का y/2 था, तो ये तो हो गया y/2 ऊपर, और नीचे हो गया 3y/2, ये कैंसिल हो गया, y और y भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/3%। अब परसेंटेज के लिए आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हो गया आपका 1/3 इंटू 100 दैट इज़ 33 1/3%। आई होप आपको समझ में आया। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि वाई था सैलरी, एक वाई का सैलरी वाई माने हैं, एक्स का सैलरी उसका हाफ है तो y/2, इंक्रीमेंट ऑफ एक्स इज 50%, सो y/4, इंक्रीमेंट इन वाई इज 25%, 25% ऑफ वाई विल बी व्हाट, y इंटू 25/100, सो ये 1/4 आया। 50% मतलब क्या, 50/100, तो 1/2 आया। तो इसी तरह से ये मैं निकाला दोनों का सैलरी का इंक्रीमेंट, ये और ये, और दोनों बोल रहा है कि दोनों का कंबाइन इंक्रीमेंट का परसेंट क्या है, तो दोनों का इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दोनों का सैलरी, तो यहाँ से आ गया 33 1/3। कुछ बच्चे ये पूछें कि इफ 3a + 4b इज टू 2a + 2b इज 9 इज टू 4 देन ए 3a + 5b इज टू, तो आई एम गोइंग टू शो इट हियर। ओके, सो क्वेश्चन इज वही क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3a + 4b इज टू को पता है आपको, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड करके इज इक्वल टू 9/4, ये 9/4 है। क्या कीजिए कि इसको किसी से, या तो ये से या तो बी से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि डिवाइड कर देते हैं बी से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3a/b + 4 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी जस्ट a/b + 2 इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से a/b का कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो 3a/b + 4 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 9 इंटू a/b + 2, तो ये हो गया आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a/b + 16 इज इक्वल टू 9a/b + 18, सो 12 - 9 3a/b इज इक्वल टू 2, सो a/b इज इक्वल टू 2/3। तो a/b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3 आ गया। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ये लोग पूछ रहे हैं कि 3a + 5b डिवाइडेड बाई 3a - b, ये बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो फिर से डिवाइड कर देते हैं हम लोग ऊपर नीचे b से, तो 3a/b + 5 डिवाइडेड बाई 3a/b - 1, तो a/b का वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3, तो हो जाएगा 3 इंटू 2/3 - 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2/3, सॉरी ये +5 - 1, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, 7/1, दैट इज 7 is the answer. I hope answer is coming. 7:1. So 7/1 is nothing but 7:1. So answer is 7:1. Again check. This type of question always to divide. इसको क्या करिए कि एक के टर्म में ले आइए, यहाँ दो अननोन है ना ए और बी, इसको क्या कीजिए कि एक टर्म में ले आइए a/b के फॉर्म में, तो a/b का फॉर्म वैल्यू आ जाएगा, उसको अगले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके आप लोग। Next I am going to solve, what is the next question you wanted me to do? हाँ, ट्रू फॉल्स में ये, अच्छा ये उसके बाद 29 इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि ए बी सी इज एक नंबर जिसमें a greater than c है, इज अ 3 digit नंबर, इफ द नंबर विथ दिस डिजिट्स रिवर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, द resulting number has the digit 4 in its unit place, the other 2 digits from left to right। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ABC है, नंबर है कोई,
कोई नंबर है ए बी सी जैसा लग रहा है देखने में, वो बोल रहा है कि यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन सी है। तो रिवर्स करने मतलब क्या होगा कि ए बी सी को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी बी ए, तो बी में ये बीच में ही रहेगा, ए बी सी की जगह पे चल जाएगा और सी ए की जगह पे चल जाएगा। तो ये सब रिवर्स करने के बाद जो सब्ट्रैक्ट कर, जैसे देख बोला है ए बड़ा है सी से, तो ऑब्वियसली नंबर बड़ा होगा ए बी सी ए सी बी ए से। तो कैसे लिखते हैं मैं बताया था कि लास्ट क्लास में कैसे लिखते हैं, कि इसको लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस सी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है रिवर्स करने के बाद, मतलब हो जाएगा 100C प्लस 10B एंड प्लस सी, सॉरी प्लस ए, दिस विल बी ए। इसको जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आ रहा है नंबर, वो कुछ नंबर आ रहा है, लेकिन पूरा नंबर के बारे में नहीं पता। ये जो बोल रहा है कोई नंबर जो है ये यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 4 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको 100A माइनस ए दैट इज़ 99A, ये 10B कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, माइनस 99C इक्वल टू कोई नंबर होगा 3 डिजिट का ही होगा, जितना भी डिजिट का होगा हम लोग देख लेंगे, हम लोग को बस ये पता है कि यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। अब कितना भी डिजिट का होगा हम लोग को नहीं पता, देखते हैं अब 99 इंटू ए माइनस सी इज इक्वल टू दिस, वी नो अबाउट दिस डिजिट दैट इज़ 4। अब बताइए कि ए भी एक डिजिट है और सी भी एक डिजिट है और ए बड़ा है सी से, तो ऑब्वियसली कोई नंबर देगा, ये तो कोई नंबर देगा, 1 से लेके 0 भी हो सकता है, 0 से लेके इक्वल नहीं है तो बोल सकते हैं 0 से लेके 9 तक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी, ये वैल्यू कुछ भी एक इंटीजर होगा पॉजिटिव 0 से 9 के बीच में। लेकिन एक चीज़ ये दिया है इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे हमको 4 आना चाहिए, तो अगर ये मल्टीप्लाई तो इससे होगा ना, 9 इंटू ये नंबर से मल्टीप्लाई होके 4 आना चाहिए लास्ट में। तो अगर सोचते हैं कि ये नंबर अगर 0 तो नहीं होगा, 0 होगा तो फिर 0 हो जाएगा, अगर 1 रहता है यहाँ पे, अगर 1 मान लेते हैं 1, तो यहाँ तो 9 हो जाएगा लास्ट डिजिट में, अगर 2 रहेगा तो 8 आ जाएगा, अगर 3 रहेगा तो 7 आएगा, अगर 4 रहेगा तो 9 इंटू 4 6 आ जाएगा, अगर 5 रहे तो 5 आ गया, अगर 6 रहा तो 4 आ जाएगा, 9 6 ज़ा 54। इसका मतलब क्या है कि ये जो a माइनस सी है वो डेफिनेटली हम लोग का 6 ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 99 इंटू 6 विल गिव यू, क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट में है मतलब ये मल्टीप्लाई है, इट विल बी गिव यू सम नंबर वेयर दिस डिजिट इज 4। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 6 ज़ा 54, 4 लिखते हैं, और 54 प्लस वैसे भी 100 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 600 आता है, उसमें से 6 हटा देते हैं तो 594। सो दिस नंबर इज द रिक्वायर्ड नंबर। नाउ दे आर आस्किंग द व्हाट आर द अदर 2 नंबर्स ऑफ रिजल्टिंग नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड ओरिजिनल एंड रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर ऐसे जाते हैं तो 5 पहले आएगा फिर 9 आएगा, तो 5 एंड 9 आर द 2 नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Okay, so you can note it down, you can pause it here and you can note it down. Main thing is understanding, because you have video you can again rewind and you can check, but आपको समझना ज़रूरी है कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ को। अगला क्वेश्चन 29 तो हो गया, 29 हो गया। तो ये देखिए मैं ऐसे बता चुका था क्लास में कि ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट इज, अगर यहाँ x दिया है तो कन्फ्यूज हो कि ये नहीं बोलना है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर यहाँ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड वन, बाकी सब आपका देख चुका हूँ मैं, बहुत ही ईजी है ये सिस्टम हैज़ यूनिक। इसमें क्या करना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए पता है आपको कि फर्स्ट 2 रेशियो शुड नॉट बी इक्वल। तो मान लेते हैं कि a1 यहाँ 4 है और a2 2 है, तो 4/2 2 है, यहाँ पे 6 and 3, तो ये तो इक्वल हो रहा है, 2:2 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा 4:1 and 6:6, तो ये हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए सही है, तो यहाँ पे q लिख दीजिए। तीसरा, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही सही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 4 4 6 6, ये तो कंसिस्टेंट के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो ये तो r हो जाएगा। और ये जो है ये भी r के लिए हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ 2:2 आ रहा है, तो ये P भी होगा जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन मतलब कि ऐसा किसके लिए जिसमें ये नो सोल्यूशन होगा, मतलब कि पहला 2 रेशियो सही होना चाहिए लेकिन तीसरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक चीज़, पहला 2 रेशियो सही होना चाहिए, तीसरा सही नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन में ही दिया है तीसरा जो कोफिशिएंट है C1 C2 वो तो 1 1 है, तो कभी भी ये नो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नो रियल वैल्यूज ऑफ A B1 A2 B2 फॉर दिस, सो दिस इज S। अब इसमें सिस्टम है जीरो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो जीरो सॉल्यूशन मतलब वही हो गया S। अगर नो रियल वैल्यू ऑफ A2 C2 मतलब सिस्टम है जीरो सॉल्यूशन, ये होगा ही नहीं, किसी के लिए नहीं होगा ये, इसका तो देना चाहिए आंसर। सिस्टम है जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन मतलब 0,0, दैट्स नॉट होमोजीनियस। सो अगर जीरो पुट करते हैं, मान लीजिए जीरो, देखिए जीरो पुट करते हैं तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, 1:0, ये तो पागल बना रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 1:0 बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सिस्टम है जीरो सॉल्यूशन मतलब ये किसके लिए, तो नो रियल वैल्यू ऑफ, ये भी इसका हो जाएगा S। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव में किसी को कुछ डाउट था, जाते हैं सब्जेक्टिव में, कौन सा डाउट था आपको। ये आ गया 22। उसके पहले एक कहीं पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, एक कोई पूछा था कि ओके, ये देखते हैं। द मंथली इनकम ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 5:4 एंड मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:5। इफ ईच सेव्स 3,000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। बोल रहा है कि दोनों का रेशियो दिया हुआ है इनकम का और खर्चा का। तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, सेविंग इज नथिंग बट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि लेट इज इनकम 5x, तो बीज इनकम क्या हो जाएगा 4x होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो होना चाहिए 5:4, तो 5x/4x, x कैंसिल हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसी तरह से एज एक्सपेंडिचर पूरा नहीं लिख रहे हम, ये हो जाएगा 7y, y मान लेते हैं क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है अलग अलग, तो ये हो गया आपका 7y। और 20 एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 5y, तभी ये दोनों का रेशियो 7:5 हो जाएगा। अब आप अभी बताएं जस्ट कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो अगर सेविंग का बात करें तो 5x माइनस ए का, सेविंग ऑफ ए यहाँ पे लिख दीजिए, सेविंग ऑफ ए 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 3,000। ये क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा क्या होगा बी के लिए, सेविंग ऑफ बी विल बी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू, अगेन दोनों ही 3,000 बचाता है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग बहुत ही इजीली से। अब कुछ है नहीं इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और कर दीजिए 1 × 4 माइनस 2 × 5। तो जैसे इसे करेंगे तो, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, पूछ रहा है क्या ये लोग कि से मंथली इनकम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग y को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो y को एलिमिनेट करते हैं, इससे क्या होगा कि टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 7, और 1 × 5 माइनस 2 × 7, तो ये तो 35 दोनों हो जाएगा, ये और ये, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 25x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7 × 4 28x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 15,000, यहाँ पे 21,000, दैट इज 36,000। समझ में आ रहा है ना, 15,000 और 17,000, 21,000, 15 21 36, तो ये 3x माइनस 3x इज इक्वल टू, और सब्ट्रैक्ट करना है, हटाना है इसको, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 21, हाउ मच 6, so minus 6,000, so x will be
2000, तो सैलरी ऑफ एक्स इज इनकम 2000, में फिर सेव कैसे कर रहे थे यार, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर सैलरी नहीं आ रहा तो मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो हम लोग ज़रूर कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोनों केस में 3000, तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा ये 25 माइनस 28 तो 3x, ये कैंसिल हो गया, तो ये 15x माइनस 21x, 15 माइनस 21 तो 6000 होगा, तो x इज इक्वल टू 2000। अच्छा ये x का वैल्यू है, सैलरी नहीं है, सॉरी। तो x का वैल्यू 2000 हो गया, तो एज इनकम इज इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप पागल भी हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हाथ में मोबाइल और मोबाइल खोज रहे हैं, यही बात हो गया। तो x यहाँ पे 2000 आ गया, तो यहाँ पे a का इनकम क्या था, 5x लिए थे, तो ये हो गया 10,000। आप तो आराम से सेव कर सकता है। b का इनकम क्या हो जाएगा, 4x दैट इज 8000। देखिए ये 8000 कमा रहा है, ये 10,000 कमा रहा है, लेकिन दोनों सेव कर रहा है 3000। तो जिसका जितना सैलरी उसके हिसाब से खर्चा भी करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका 22। और कोई क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं? हाँ, मैं ये दो, एक तो किसी ने ये पूछा है, ये 29-30 भी किसी ने पूछा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो 29 का बोल रहा है, इन अ फंक्शन इफ 10 गेट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ गेस्ट इन रूम ए एंड बी आर सेम। बोल रहा है कि पहले से कुछ 2 रूम है, ठीक है, ये रूम ए है, ये रूम बी है, अब गेस्ट सब आया हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर इसमें 10 ट्रांसफ़र कर दें तो दोनों में बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेट इनिशियली नंबर ऑफ गेस्ट इन रूम ए इज एक्स, ठीक है, सेम चीज़ इन बी में वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ए से 10 जब भेज रहे हैं हम लोग इसमें बी से, बी में, तो एक्स से तो माइनस हो रहा है, लेकिन जा किस में रहा है, वाई में, 10 मतलब बी में जा रहा है। लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा करने के बाद दोनों के बीच में जो है नंबर ऑफ गेस्ट सेम हो गया, मतलब कि यहाँ जितना होगा यहाँ इतना, तो सही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा केस, इफ 20 गेस्ट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ गेस्ट इन ए इज डबल द नंबर ऑफ गेस्ट इन बी। तो ऑब्वियसली बी से अगर 10 दे देंगे तो बेचारा बी के पास तो कम बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस 20 जो होगा वो 2 टाइम्स y माइनस 20 होगा। क्या हो रहा है कि y से 20 घटाने के बाद जो 20 आ रहा है यहाँ पे, इस ऐसा करने के बाद जो रूम का जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन रूम बी है, ये टोटल ऑफ गेस्ट इन ए है, तो ऐसा हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 40 हो जाएगा, अब 20 तो ये माइनस 60 हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन हो गया, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, 1 माइनस 2 करें, 1 माइनस 2 करें, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 80, तो x विल बी 100 आई गेस, करेक्ट, 80 तो 100, हाँ। तो मतलब क्या हो गया, रूम ए में शुरू में कितना था, 100 था, और रूम बी में 80 था। अब करके देखिए दोनों में बराबर हो जाएगा। इससे अगर 10 देंगे तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, इससे अगर 20 देंगे तो यहाँ बच जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 120, तो डबल हो गया। तो ये हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, ओके। In a function, Madhu wished to give rupees 21 to each person present and found that she fell short of rupees 4, so she distributed rupees 20 to each and found that rupees 1 were left over.
हाउ मच मनी डिड सी गिवन एंड हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर। वो पहले क्या सोची कि कुछ पैसा, वो फंक्शन चल रहा था, वैसे तो पैसा देता नहीं कोई फंक्शन में, बस खाते हैं आदमी सब और आगे आते हैं। तो ये सोची कि पहले 21 सबको देंगे। तो वहाँ पे काउंट की नंबर तो पता क्या चला कि मेरे पास तो 4 रुपये कम पड़ गया। तो क्या कि 20 रुपये करके दे दी सबको। 20 रुपये करने से 1 रुपये बच गया, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब पूछ रहा है कि हाउ मच डिड सी गिवन एंड हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर। तो बोल रहे दो चीज़ पूछ रहे हैं कि कितना पैसा वो बांट दी और हाउ मच मनी डिड सी गिवन एंड हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर, मतलब कितना गेस्ट है वहाँ पे फंक्शन में और वो कितना बांटी। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि अगर उसके पास 21 रुपये करके देती वो सबको तो उसके पास 4 रुपया कम पड़ रहा था। मतलब मान लीजिए कि नंबर ऑफ गेस्ट, यहाँ पे लेट नंबर ऑफ गेस्ट इज x एंड मनी सी wanted to distribute is, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गेस्ट x है और ये जो पैसा है वो उसके पास है कितना, नॉट 1 2, मधु हैज़ y रुपीज़। ठीक है, y रुपीज़ ही उसके पास है। तो पहला क्या सोची कि वो अगर 21 लोग को मतलब x लोग को 21 रुपये देती तो उसके पास कितना कम पड़ रहा था, ये कम पड़ रहा था 4 रुपया। तो इसके पास इतना है और ये 4 रुपया आ जाता तो ये तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन सही हो जाता। तो यहाँ क्या हो गया, ये इक्वेशन 1। अब क्या बोल रही कि 20 रुपया करके x लोगों में बांटी तो उसके पास बच गया कितना, 1 रुपया। मतलब जितना उसके पास था उसमें से घटा दिए तो इतना लोग को बांट दी। अब इसमें इसको घटाएंगे तो x बच जाएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। मतलब वेयर लेफ्ट ओवर 5 आना चाहिए ना, अच्छा सॉरी, ये 4 माइनस माइनस प्लस 1, सो x इज इक्वल टू 5। सो वी गॉट नंबर ऑफ गेस्ट इज 5। अब जैसे ये पता चल गया तो कितना बांटी वो भी पता चल जाएगा। सो y विल बी 100 प्लस 1 दैट इज 101। y बोल रही है कि उसके पास कितना पैसा था, तो ये हो गया 100 प्लस 1, तो 101 रुपीज़ वो बांटी, मतलब उसके पास था। ये मैं माना क्या हूँ, इसको माना हूँ मधु हैज़ y रुपीज़, इसके पास इतना था। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कितना पैसा उसने बांट दिया। तो y था तो y में से ये हम लोग एज्यूम किए हैं कि इसके पास इतना पैसा था। पूछ कह रहा है हाउ मच मनी डिड सी गिवन एंड हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर। तो उसके पास जो भी पैसा था वो बांट दी ना, तो 100 प्लस 1 101। हाउ मच मनी डिड सी गिवन एंड हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर। ये तो 5 हो गया कि 5 लोग थे वहाँ पे। तो मान लीजिए उसका एस्टिमेट था 20 लोग थे तो 5 लोग थे तो 105 हो रहा था। हाँ, क्वेश्चन ये होगा कि कितना बांटी, तब वो आंसर मैच होगा। जो आंसर दिया 101। हाउ मच मनी सी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हाउ मच मनी सी हैड। अगर y का वैल्यू आ रहा है 104,
यहाँ पे बोल रही है कि हाउ मच मनी डिड सी गिवन, मतलब कितना वो बांटी मतलब जितना उसके पास था, लेकिन 1 रुपया बच भी तो गया। तो ये अगर बोले सिर्फ कि कितना बांटी तो होगा 100। अगर ये बोले कि उसके पास कितना था, सॉरी बांटी कितना वो हो गया 100, लेकिन उसके पास था कितना 101। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए हाउ मच मनी डिड सी हैव, मतलब कितना उसके पास था, तो वो हो जाएगा 101 रुपया। बांट के ख़त्म की 100 रुपये। एक क्वेश्चन मैं खुद कर देता हूँ, मतलब ऐसे ही यहाँ पे करिएगा कि आप लोग इसको क्वेश्चन को मैं लिखूँगा, उसके बाद आप लोग पॉज कीजिएगा, और पॉज करने के बाद आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। कहाँ लिखूँ, चलिए यहीं पे। तो मैं क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग उसको पॉज करके पहले खुद कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बने तो मैं वैसे भी सॉल्यूशन तो दे ही रहा हूँ, अभी ही दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हाफ ऑफ herd, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby, कि बगल में ही ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं। If the remaining 9 are drinking water from a pond, then the difference between the number of deer who are grazing and those who are playing is a multiple of, option A says 4, option B says 6, option C says 8, and option D says 9. I am going to repeat the question again. Half of a herd of deer are grazing in a field and 3/4 of the remaining are playing nearby. If the remaining 9 are drinking water from a pond, then the difference between the number of deer who are grazing and those who are playing is a multiple of what? तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले तो निकालना है कि टोटल नंबर क्या है। तो निकालने के बाद जो डिफरेंस आएगा, किसका डिफरेंस, जो खेल रहे हैं और जो चर रहे हैं, जो डियर मतलब जो ग्रेज कर रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए पहले नंबर निकालना पड़ेगा, उसको कितना नंबर है। तो पहले क्या कीजिए आप लोग, इसको कीजिए पॉज, इसको कीजिए सॉल्व, उसके बाद नहीं होता है तब जाके सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन कि हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग, किसका रिमेनिंग, हाफ के बाद जो बच गया ना उसका 3/4, हाफ जो है वो ग्रेज कर रहा है और 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो बच गया इन सब के बाद वो 9 लोग हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इज x, ऐसा है। तो पहले क्या बोल रहा है
कि ये इतना ये खेल रहे हैं मतलब ग्रेजिंग, और इसका 3/4 ओके, इसका 3/4 मतलब 3/4 ऑफ x/2 आर प्लेइंग नियर बाई, और 9 लोग जो हैं वो बगल के तालाब में पानी पी रहे हैं, तो ये टोटल मिला के x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक ही अननोन x, तो एक ही इक्वेशन से x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, और इसको x को इधर ले आइए, माइनस x इज इक्वल टू -9। सो व्हाट वी कैन डू 4x प्लस 3x माइनस 8x is equal to -8 into 9. So how much is this? 7. So minus x is equal to -72, which will give you x is equal to 72. So total number आ गया 72। उसमें से बोल रहा है कि how many is grazing, x/2, so 36 are grazing. How many are playing, 3/4 of x/2 मतलब ये 3x/8, so 3x/8 9 into 3 27, that is 9. So this difference is multiple of 9, so this will be 9 is the answer. I hope you got the answer by solving by your own. अच्छा, ये हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कि चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको इरेज करके फिर यहीं से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है द एरिया ऑफ द quadrilateral formed by the equation 2 mod of x plus 3 mod of y is equal to 6। तो ये जो है बोल रहा है कि द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन। तो मॉड मतलब आप लोग को अगर नहीं पता है, ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लेवल में आप लोग को पूछ सकता है। अब यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को मॉड नहीं पता है। तो मॉड का मतलब क्या होता है, वैसे मॉडुलस फंक्शन हम रियल नंबर में बताए हैं कि इसका मतलब होता है 2, मतलब होता है इसका या तो -x जब x नेगेटिव, या फिर x जब x पॉजिटिव, या 0। तो ये आपको बताए थे हम। अब क्या करना है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय दिस एंड ऑप्शंस आर गिवन, दैट इज 9, B 6, C is 12 and D is 24. So what you have to do, you have to pause the video, you have to solve the question and then try to solve. If you can do, you have the, here you have hint. What is the hint given, that what is the mod x. So if mod x is this, same will be applicable for y also, so mod of y will be this. तो क्या करेंगे, एक बार तो दोनों पॉजिटिव होगा, एक बार दोनों नेगेटिव होगा, एक बार दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक बार फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब क्या कि ये 4 इक्वेशन दिया है, ऐसे दिख नहीं रहा है एक के साथ, लेकिन हम अपने दिव्य दृष्टि से इसको देख सकते हैं कि हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, 4 इक्वेशन, 4 लाइन्स कैन ओनली मेक अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग एक बार ये इस तरह का मान लीजिए इक्वेशन क्या होगा। हाँ, अब इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। अब हम आ गए सॉल्यूशन पे, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो अगर हम इस तरह का ग्राफ इसका बनाना चाहें, बिना ग्राफ का तो होगा नहीं, तो अगर ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए ये 4 इक्वेशन कौन कौन सा होगा। क्या बोले कि दोनों एक बार पॉजिटिव होगा, दोनों एक बार नेगेटिव होगा, एक बार होगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा बार होगा जस्ट अपोजिट। तो एक इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट वन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। ये कैसे आया, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, तो माइनस को इधर ले गए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। एक क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और एक क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, सॉरी हाँ। तो अब क्या होगा, इन दोनों को एक तरीका तो ये हो गया कि
आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 1 पॉइंट आएगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिए 1 पॉइंट आएगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिए 1 पॉइंट आएगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो 1 पॉइंट आएगा, तो यू विल गेट 4 पॉइंट्स। तो ये 4 पॉइंट्स जो देंगे आपको एक क्वाड्रिलेटरल देंगे, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू आर गेटिंग, यू विल गेट द आइडिया वंस यू प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ। ओके, तो चलिए जैसे एक हम ड्रॉ कर लेते हैं ये, उसके बाद हमको आइडिया मिल जाएगा क्या करना है। तो इसका हम लोग ग्राफ पहले से ड्रॉ कर चुके हैं। ये 1,1 से पास कर रहा है, आपको अगर याद हो, देखिए अगर 1 नहीं सॉरी, तो 2x + 3y 6 का एक बना लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, टेबल। तो x y, अगर x 0 हुआ, x अगर 0 हुआ तो y = 2, अगर y 0 हुआ तो x = 3। मतलब क्या हुआ कि अगर x 0 हुआ तो y = 2, x अगर y 0 हुआ तो x = 3, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक लाइन ये हो गया। अब क्या होगा, दूसरा जो है, मान लीजिए कि इसी को, तो एक्चुअली अगर आप सारा ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ बस स्लोप का डिफरेंस है। स्लोप मतलब, अच्छा छोड़िए हटाइए। दूसरे के लिए अगर हम बनाएं वो ऐसा करके टेबल, दूसरे के लिए, ठीक है, ये पहला के लिए हम लोग बना लिए और यहाँ पे प्लॉट भी कर दिए। ये 2, ये 0,2 हो गया, 3,0 हो गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर x को 0 लेंगे, तो y = -2, अगर y को 0 लेंगे तो x = -3। मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस में होगा। मतलब अगर x को 0 ले रहे हैं तो y is -2, और y को 0 ले रहे हैं तो x is -3, so somewhere here then you will get like this। अब इन दोनों में इसको अगर 0, अब टेबल नहीं बना रहे, इसको अगर 0 लेंगे तो x = 3, सो हियर अगर अगर y को 0 लेंगे तो x = 3, हाँ सही। अगर x को 0 लेंगे तो y = -2, that is this, so like this, one more will be like this। So here you have a quadrilateral, this area you have to find, this complete area you have to find। If you see, this is a combination of 4 triangles and this is a right angle triangle, right? So can we write this 1 × 2 area, if you give this name A, this is B, this is C, so 4 times, or you can write required area is equal to 4 times area of triangle ABC। so 4 times 1/2 × 2 × 3। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू हाइट इज 2, बेस इज 3, so this 2 is cancelled, so 12 square unit is the answer। so which answer is correct? C। I hope you understood whatever I taught today and whatever I explained today। तो क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो और क्वेश्चन आपको करना चाहते हैं तो चलिए। तो अगर आपको कोई डाउट है इनमें से जो मैं बताया, उसमें से किसी को डाउट है कुछ, तो पूछ सकते हैं, या फिर और भी कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं।